सुबह में अभी सर का वॉइस नोट आया था, किसी ने ध्यान योगा ने दिया नहीं होगा क्योंकि नंबर किसी ने सेव करके रखा नहीं था, वो एडमिन भी शायद है। उन्होंने कहा था क्वेश्चन सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के करेक्ट दिन में। करेक्ट ये मैं करेक्ट। एकदम दिमाग में ये के गया था। और सर मैंने असल में आईआईएम बैंगलोर का एग्जाम स्ट्रेस में खराब किया था, तो जो बेसिकली फोकस ऑन द इजी राउंड वन क्वेश्चंस, अगर वो भी अपन हाँ बिना स्ट्रेस के कर लेते हैं तो वी आर गुड टू गेट 200 प्लस स्कोर आई गेस आराम से। Hi everyone, so welcome to Rodha IP Mat, and today on a very special occasion we have a special guest. So we have Shaurya with us who has got AIR 11 in IP Mat Indore 2026. So let us welcome Shaurya, and Shaurya कैसा लग रहा है? How are you feeling? बहुत अच्छा लग गया है। और आपसे बात करके भी वीडियो कॉल पे सब पहली बार बहुत अच्छा लगा है। आपको हमेशा यूट्यूब पे देखा है, योद्धा आईपी मैट को हमेशा फॉलो किया है, और अभी मैं खुद जब फीचर हो रहा हूँ योद्धा आईपी मैट पे, तो बहुत अच्छा सा लगा है। एंड आई थिंक जब रिजल्ट आया था, जब तुमने मुझे अपने स्कोर्स और वगैरह भी रिजल्ट से पहले भी शेयर किया था कि सर आई एम गेटिंग दिस मच स्कोर, सो वी वर वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि नहीं हो जाएगा। एंड आई थिंक देन यू डिड GKPI एज वेल, वेरी गुड। तो व्हाट योर मार्क्स? श्योर है कितने मार्क्स रहे तुम्हारे आईपी मैट इंदौर में? हाँ सर, तो टोटल 221 था, और सेक्शन वाइज ऐसे में 36 था, एमसीक्यू में 43 था, और वर्बेबिलिटी में 143 था। ओके, सो वेरी नाइस स्कोर्स, एंड आई थिंक सब सेक्शन में यू हैव डन वेल। आई वुडंट से कहीं भी ऐसा कुछ क्लोज कॉल या ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। एंड कट ऑफ से अच्छा खासा मार्जिन रखा तुमने सारे सेक्शंस में, एंड दैट इज अ वेरी गुड वे कि सब कुछ बैलेंस रहा फाइनली। एंड आई वुड से कि AIR 11 at 221, अगर लास्ट ईयर का अगर अपन डेटा देखेंगे तो आई थिंक 221 पे वी गेट समवेयर अराउंड 30-40 इस तरह की रेंज आती है। सो यू मस्ट हैव डन रियली वेल इन GKPI एज वेल, उसको भी सीरियसली लिया। सो हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस विद रोधा आईपी मैट? वो कैसा रहा था आपका GKPI? बिकॉज आई थिंक बहुत अच्छा आपका PI गया होगा। हाँ सर, तो सर मैं मॉक पीआईज बहुत जगह पे दिया था, लेकिन सर जब मैं योद्धा के मॉक पीआईज दिया था तो एक डिफरेंस सर फीस होता था, क्योंकि हम सब जानते हैं कि अभी मार्केट में वही है कि एकदम फर्स्ट सेकंड ईयर के बच्चे मॉक पीआईज ये है, तो करेक्ट उसमें भी करेक्ट ऐसा कोई मेजर इशू नहीं है। पर योद्धा के मॉक पीआईज में सर वो डिफरेंस फीस हो रहा था कि ये कोई एक्सपीरियंस आदमी मॉक पीआई ये है, करेक्ट तो करेक्ट वो करेक्ट। डिफरेंस तो सर हो रहा था यहाँ पे। एंड हाउ वाज द क्लासेस? GK की क्लासेस, PI की क्लासेस, वी डिड अ लॉट ऑफ क्लासेस एज वेल। इवन मैथ्स की भी, हाँ ग्राफ्स के भी कुछ लेक्चर्स हमने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाले होते हैं वो भी अपलोड करे थे, राइट? हाँ सर, तो जीकेपीआई की क्लासेस तो सर बहुत अच्छी थी, स्पेशली सर मतलब किसी का अगर जीके बहुत भी वीक है ना, और उसे अभी उस लेवल पे उतना अवेयरनेस नहीं है, तो सर ऐसे पढ़ाए थे कि उस बच्चे को भी सब कुछ समझ में आए। सर मैं तो करेक्ट ऐसे भी पॉलिटिकल अवेयर हूँ, मैं पढ़ते आता हूँ, तो मुझे उतना डिफरेंस नहीं थी वहाँ पर। वो सर बहुत बेसिक से लेके जा रहे थे कि मतलब जिसको कुछ भी नहीं आता है उसका भी एक महीने में अच्छा खासा करेक्ट। प्रिपरेशन हो सकता था उससे। एंड वी आर टॉकिंग अबाउट आई गेस अभिषेक दुबे सर, तो उनको भी मेंशन करेंगे। एंड द PI हाँ सर, क्लासेस वो टेकन बाय अभिषेक गुप्ता सर एंड ब्रिजेश सर, राइट? सो यस सर, लेट अस मेंशन देम एज वेल, क्योंकि वहाँ भी उनका भी थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन रहा ही है। हाँ हाँ बिल्कुल एंड सर। सो चलो स्टार्टिंग से अपन बात करते हैं। सो मुझे ये बताओ कि तुम्हें आईपी मैट के बारे में पता कैसे चला? हाउ डिड यू गेट टू नो अबाउट आईपी मैट कि मुझे ये करना है? हाँ सर, तो 10 क्लास में मेरे कजन भैया ने आईपी मैट दिया था, तो ओके उनका हुआ नहीं था, पर उन्होंने उन्हीं से पता चला था। फिर मतलब मैं ये मानता हूँ कि वो नहीं भी बताए होते तो मुझे पता चल गया होता, क्योंकि यूट्यूब पे हम लोग सब एक्टिव रहते हैं। तो हाँ सर, फिर मैंने स्टैंडर्ड 11 में फिर कॉमर्स भी इसे, या मुझे पहले मन में था कि मुझे करना है आईटी मैट, यही बोल के मेरे पापा ने मुझे कॉमर्स लेने भी दिया था क्लास 11 में। नहीं तो ऐसे मेरे पापा डॉक्टर है और मैं हमेशा पढ़ाई में अच्छा था, तो थोड़ा वो भी घर में स्टिग्मा था कि कॉमर्स क्यों ले रहे हो, लेकिन आईपी मैट के नाम पे मुझे कॉमर्स लेने में ही गया था। तो हाँ सर, मुझे वो था कि मुझे 10 क्लास के एंड एंड में पता था कि हाँ मुझे 11 में स्टार्टिंग से आईपी मैट का प्रेप करना है। ओके ओके ओके। एंड व्हाट सब्जेक्ट्स यू हैव इन कॉमर्स? विद मैथ्स थी कॉमर्स या विदाउट मैथ्स थी? हाँ सर, विथ मैथ्स, मतलब कॉमर्स के कोई सब्जेक्ट्स, मैथ्स और कंप्यूटर साइंस। ओके ओके, रियली नाइस, रियली नाइस। सो मुझे ये बताओ कि व्हाट ऑल एग्जाम्स डिड यू गिव? क्या क्या सिर्फ सिर्फ इंदौर को टारगेट करा था मेन, या फिर रोहतक, जिपमैट, कोझिकोड, IIM बैंगलोर का जैसे BSc वाला था? क्या क्या तुमने सोचा था? सर मैंने सारे आईआईएम्स जो यूजी देते हैं उनमें सब में अप्लाई किया था, बैंगलोर में भी एग्जाम दिया था। वो उस समय तक इतनी प्रिपरेशन अच्छी नहीं थी, दिसंबर में हुआ था, तो उस वो मतलब एग्जाम खराब हो गया था।
लेकिन बाकी सब अच्छा गया। इंदौर तो हुआ ही, कोझिकोड से भी मेरे पास एडमिशन कॉल है सर, और रोहतक का भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कन्वर्ट हो ही जाए, और बाकी भी मतलब रांची शिलोंग वगैरह से भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और जिपमेट मैं नहीं दिया था क्योंकि वो रोहतक के इंटरव्यू से क्रैश कर गया था, और करेक्ट। ऑनेस्टली तब तक इंदौर का स्कोर भी आ गया था, तो वो मोटिवेशन भी कम हो तो गई यू थी वर वेरी देने की। कॉन्फिडेंट कि वी वर वेरी कॉन्फिडेंट कि हो जाएगा, तो देयर वाज नो नीड टू अपीयर फॉर जिपमैट। हाँ ओके सर। ओके। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑल द एग्जाम्स, अगर मैं तुमसे पूछूं कि आईपी मैट इंदौर, आईपी मैट रोहतक स्लैश जिपमैट स्लैश कोझिकोड, इनमें क्या डिफरेंस है मेजरली? सर इसे देखने का एक नजरिया ये है कि पैटर्न में डिफरेंसेस है, पर प्रिपरेशन में बहुत डिफरेंस नहीं है। मैं भी इंदौर फोकस ही बहुत प्रिपरेशन किया था। हाँ, लॉजिकल की मैंने क्लासेस की थी, लेकिन बस वही मैंने क्लासेस ही की थी। मैंने लॉजिकल का हार्ड ही अलग से कभी मैं बैठता था उसे प्रैक्टिस करने, और मॉक्स भी मैंने हार्ड ही मतलब एग्जाम के पहले मैंने मॉक्स लगाए थे। ऐसे प्रिपरेशन टाइम में मैं खाली इंदौर के ही मॉक्स लगाता था, लेकिन स्टिल मैंने बाकी सब भी कन्वर्ट कर लिया। तो आई थिंक कि एग्जाम पैटर्न अलग है, बट आई थिंक अगर वो कई सेटअप बना लेते हो तो एक अगर पास आपको वो स्किल है आपके पास मैथ सॉल्व करने का, सॉल्व करने का, तो उसके बाद जो एग्जाम स्पेसिफिक फाइन ट्यूनिंग है, वो आप लोग जैसे टीचर्स के गाइडेंस से और एंड में 4-5 मार्क देने से वो एग्जाम स्पेसिफिक ट्यूनिंग करेक्ट। हो जाती है। सो वी कैन से कि अगर आप प्राइमरी टारगेट आईपी मैट इंदौर के लिए तैयारी करो, तो दैट इज अ रियली गुड स्ट्रैटेजी कि सारा का सारा कवर हो जाएगा, राइट? बिल्कुल तो सर। आप आई थिंक जिप बस मैट में भी लॉजिकल थोड़ा कंफर्टेबल अलग से रहोगे। आपको पढ़ना होगा, क्योंकि लॉजिकल तो आता नहीं है इंदौर में, तो राइट। एआर आपको पढ़ना होगा अलग से। एलआर हम पढ़ लें एंड बाकी हम इंदौर के हिसाब से तैयारी करें, तो आई थिंक वी आर कंफर्टेबल राइटिंग ऑल द एग्जाम्स, राइट? क्योंकि हाँ कई बार सर। बच्चे मेरे से ये क्वेश्चन भी पूछते हैं कि सर मेरे को तो सिर्फ जिपमैट देना है, तो क्या मैं सिर्फ जिपमैट लेवल तक के लिए तैयारी करूं? विच आई ऑलवेज से देम कि नहीं नहीं, सबसे अच्छे एग्जाम के लिए टारगेट करो, सो दैट यू गेट अ गुड चांस इन जिपमैट एज वेल, राइट? बिकॉज लेवल, अगर 100 एग्जाम का लेवल है और आप उस तक ही पहुंच रहे हो, सो यू नेवर नो, एग्जाम थोड़ा सा भी ऊपर आया एंड यू विल स्ट्रगल, पूरा साल, पूरे 2 साल आपके खराब हो जाएंगे। सो वी ऑल्सो एडवाइज इन द क्लासेस कि आप अगर 100 एग्जाम है तो थोड़ा सा नॉच हायर वाले क्वेश्चंस उस लेवल हाँ। तक आप जरूर जाओ, सो दैट यू आर कंफर्टेबल इन द एग्जाम कि कभी कुछ हो सकता है। ओके। सो मुझे बताओ इंदौर का पेपर कैसा लगा इस बार तुम्हें 2026? हाउ डिड यू फेल्ट? और पेपर में जब गए तो कुछ स्ट्रैटेजी चेंज की, कैसे अटेम्प्ट करा पेपर, मुझे ये बताओ, अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी क्या थी? हाँ, तो सर पेपर स्ट्रेटेजी और पेपर कैसा लगा? तो सर पेपर ऑनेस्टली मुझे लगा था कि ऐसा कोई खास टफ तो नहीं आया है। मुझे लगा था कि कट ऑफ तो बढ़ने चाहिए, खासकर एमसीक्यू सेक्शन में मुझे लगा था कि कट ऑफ 30s में जाएंगे। और आप लोग स्टे अपना स्टैंड मेंटेन कर रहे थे कि हाँ 28। मैंने आपको कमेंट भी किया था लाइव सेशन में, नहीं मुझे लगता है 30s में जाएगा कट ऑफ। तो मतलब बच्चों को तो ऐसा लगता है बाद में, जिस मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि जो बच्चों का एग्जाम अच्छा जाता है उन्हें लगता है कि नहीं पेपर ही इजी होगा। तो करेक्ट। हाँ, मुझे लगा था कि एमसीक्यू कट ऑफ बढ़ना चाहिए, और उसका भी लगा था, ऐसे का भी मुझे लगा था कट ऑफ बढ़ेगा, तो लेकिन कट ऑफ नहीं बढ़ा। तो वो आपका प्रेडिक्शन वहां पे बहुत क्लोज था इनफैक्ट। और राइट, सर आई थिंक वी पेपर डिड वन स्टैट। ऑफ द बेस्ट प्रिडिक्शंस, मतलब और वो थोड़ा उसमें लक इन्वॉल्व होता है बिकॉज यू जस्ट हाँ एंटिसिपेट, बट आई थिंक वी वर रियली रियली क्लोज, ऑलमोस्ट देयर, राइट? एक आध कुछ मार्क्स का डेविएशन कहीं बिल्कुल हुआ सर। होगा, बट हाँ। या हाँ सर हाउ डिड पेपर यू अटेम्प्ट, मतलब अटेम्प्ट्स। कंटिन्यू हाँ। कैसे करा सब कुछ हाँ अटेम्प्ट, तो सर पूरा बताओ। पेपर अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी सर, क्योंकि मैंने 30+ मार्क्स दिए थे टोटल में, तो करेक्ट। उसमें मैंने बहुत सारी स्ट्रेटेजीज ट्राई कर चुकी थी, और आपकी भी एडवाइस, आप राउंड 1 राउंड 2 स्ट्रेटेजी, एग्जैक्टली राउंड 1 राउंड 2 तो मैंने नहीं किया था। और सर हुआ क्या है ना सर, एग्जाम के मेन डे पे सुबह में रवि सर का वॉइस नोट आया था। तो राइट राइट राइट, ऑन अ हाँ, वो ग्रुप, यस उसमें करेक्ट। सर ने, हाँ, सुबह में रवि सर का वॉइस नोट आया था। तो किसी ने ध्यान लोगों ने दिया नहीं होगा, क्योंकि नंबर किसी ने सेव करके रखा नहीं था, वो एडमिन भी नहीं शायद है। तो लेकिन मैंने सुना था वो सुबह में, उन्होंने कहा था कि क्वेश्चन सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के करेक्ट दिन में। करेक्ट ये करेक्ट। मैं एकदम दिमाग में ये के गया था। और सर मैंने असल में आईआईएम बैंगलोर का एग्जाम स्ट्रेस में खराब किया था, वो मैंने पैनिक किया था एग्जाम में, तो वो चीज मैं दिमाग में ये के गया था कि भाई पैनिक नहीं करना है, नहीं यू हैव टू रॉक थ्रू द एग्जाम। अगर क्वेश्चन नहीं भी बने हैं तो वहां करेक्ट। पे गिव अप नहीं करना है बिल्कुल भी। तो ये मैं अगर गया था कि हाँ नहीं बन रहा है कोई नहीं, इजी क्वेश्चन खोजो, इजी क्वेश्चन खोजो, इजी क्वेश्चन खोजो। बेसिकली फोकस ऑन द इजी राउंड वन क्वेश्चंस, अगर वो भी अपन हाँ बिना स्ट्रेस के कर लेते हैं तो वी आर गुड टू गेट 200+ स्कोर, आई गेस, आराम से। बिल्कुल सर। और राइट। वो भी होता है कि अगर आप फंस गए किसी क्वेश्चन में तो टाइम तो वेस्ट होता ही है,
लेकिन उससे ज्यादा हानिकारक मुझे लगता है कि आपका मेंटल स्टेटस खराब हो जाता है। अगर आप करेक्ट किसी में 5-6 मिनट दे दिया आपको, फिर वो नहीं बना ना, तो फिर मतलब हाथ तक कांपने लग जाता है। ये मेरे साथ भी होता था, हाथ कांपने लग जाता है फिर उसके बाद। करेक्ट 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 आई एग्री सो आई थिंक मेरे को तुम्हारी प्रिपरेशन में एक बहुत अच्छी बात ये भी लगी कि तुमने मॉक्स थोड़ा लेट स्टार्ट करा राइट टाइम पे। बिकॉज बहुत सारे बच्चे गलती ये भी करते हैं कि मॉक्स शुरू से ही वो मॉक्स देते रहते हैं एंड दे थिंक कि अगर मैं मॉक्स देता रहूंगा मैं कुछ 50-100 मॉक्स दे दूंगा, आई विल गिव ह्यूज नंबर ऑफ मॉक्स एंड उससे कुछ बहुत डिफरेंस हो जाएगा। सो वी ऑलवेज से कि नहीं, पहले थोड़ा 80% 75% एक डिसेंट लेवल पे पढ़ाई करके इन डेप्थ आप तैयारी करो एंड देन थोड़ा लिमिटेड क्वालिटी मॉक्स भी आप दोगे। जैसे तुमने भी आई थिंक टोटल सिर्फ 30 मॉक्स ही दिए हैं, राइट? है ना सारा, इफ आई एम करेक्ट? सो और लाइक मतलब मैंने ऐसा नहीं कि 8 शुरू किया था, शुरू मैंने 11 के एंड में कर दिया था मॉक्स देना। पर ये नहीं कि आप मॉक ही स्पैम किए जा रहे हैं। मतलब मॉक्स करेक्ट का तो पर्पस ही वही है कि आपको अपना वीक एरिया दिखा, फिर आप उसमें वापस गए। तो जैसा सर आप बोलते हो कि जब तक पढ़ाई नहीं करोगे तब तक मार्क्स नहीं बढ़ेगा, मॉक्स देने से मार्क्स नहीं बढ़ते हैं। वो करेक्ट एकदम आप सही चीज बोलते हो कि पढ़ाई तो आपको करनी पड़ेगी और एकेडमिक बातें करनी पड़ेगी, खाली स्ट्रैटेजी देखने से नहीं होता है। करेक्ट 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 सो वी ऑलवेज से कि बहुत इन डेप्थ पढ़ाई करो एंड मॉक्स दो, बट आई थिंक आखिरी के 3-4 महीने विच इज आइडियल टाइम, वहां फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकते हो मॉक्स की। हाँ सम बिल्कुल मॉक्स यू सही। कैन गिव इन द इनिशियल सब फेज मॉक्स ऑल्सो। देना भी चाहिए क्योंकि सर उससे एक मोटिवेशन भी आता है पढ़ने का, मुझे लगता है। करेक्ट करेक्ट दैट्स नाइस। अच्छा मुझे ये बताओ क्यूए की रिगार्डिंग व्हाट वुड बी योर लाइक, क्या तुमने सीखा, एक्सपीरियंस क्या रहा, कौन से टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस विद क्यूए? हाँ सर, तो क्यूए में मैंने पहला तो ऑब्जर्वेशन ये देखा है कि सर मेजोरिटी जो कोचिंग्स है वो कैट का पैटर्न फॉलो करते हुए अरिथमेटिक पे बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड कर देते हैं, करेक्ट जो कि सही नहीं है। क्योंकि अरिथमेटिक का वेटेज कैट से तो कम है हमारे आईपी मैट में, और उसके बाद भी सर जो क्वेश्चंस आते हैं उनका डिफिकल्टी कम रहता है। मतलब वो ऐसी डिफिकल्टी रहती है कि मतलब किसी ने अरिथमेटिक कभी पढ़ा नहीं है, जिसके पास बेसिक मैथ स्कूल में भी पढ़ा है, तो वो भी मुझे लगता है उसका 20-30% क्वेश्चन सोचते ही बना सकता है अरिथमेटिक का। तो अगर उस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं तो मुझे लगता है बच्चों को अरिथमेटिक पे नहीं, इनफैक्ट अलजेब्रा और मॉडर्न मैथ्स पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। करेक्ट 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 और बहुत बहुत लोग अरिथमेटिक से स्टार्ट भी करते हैं क्लासेस एंड वी डोंट डू दैट। हाँ वी फोकस मोर ऑन लेट्स से ज्योमेट्री मेंसुरेशन हो गया, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट, अच्छा वेटेज है। अलजेब्रा बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉडर्न मैथ्स इज लाइक रियली इंपॉर्टेंट। सो जो एक्चुअल डिमांड है एग्जाम की उसी के हिसाब से ऑल्सो पढ़ाते हैं हम लोग। इट्स नॉट लाइक कि अरिथमेटिक आपको बहुत ईजी गोइंग लग रहा है तो आप वही वही 2-3 महीने अरिथमेटिक ही करते रहो। बिकॉज आई थिंक पास्ट में 2025 का अगर अपन पेपर देखें तो बहुत कम क्वेश्चन थे अरिथमेटिक बहुत कम हो गया आई था, थिंक इस साल फोर तो और उन्होंने फाइव स्टेज क्वेश्चन ही बढ़ा थे। दिया। Right. इस बार इस देयर वर साल तो 7-8 क्वेश्चंस बट स्टिल इट इज लो। हाँ नंबर ऑफ चैप्टर्स के बराबर भी क्वेश्चन नहीं आ रहे तो वो वी सी कि वो थोड़े कम आते हैं इन जनरल, इंदौर में तो कम आते हैं। बट दैट हाँ डजंट मीन कि हम उसे इग्नोर करें, हम उसे करते हैं बट उसके राइट प्लेस पे करते हैं, राइट? है ना? बिल्कुल सर। सो व्हाट अबाउट एलआरडीआई? अच्छा मुझे ये पता बताओ इंदौर में जो एलआरडीआई तुमने तैयारी करी एंड अदर एग्जाम्स में क्या क्या डिफरेंस है? एंड इंदौर में एलआरडीआई को बहुत इग्नोर्ड सेक्शन है, राइट? लोगों को लगता हम्म। है कि सिर्फ 8 ही क्वेश्चंस आ रहे हैं, मतलब एक सेट क्यूए ऐसे में आता है एलआर वाला जनरली और एक क्यूए एमसीक्यू में आता है ना, जो जनरली डीआई वाला रहता है एंड दे फॉलो दैट। एंड आई टोल्ड इन द मॉक सॉल्यूशंस एज वेल, कई बार मैंने बताया है कि आप पहले उसको देख लो। बिकॉज इस बार भी मुझे लगा पेपर में जिन्होंने उस सेट को देखा उनके तो कट ऑफ्स और सब कुछ मार्क्स अच्छे बिल्कुल आए, सर। बट जिन्होंने वो 5 क्वेश्चन का बंच इग्नोर कर दिया दे स्ट्रगल्ड इन क्यूए एमसीक्यू एज वेल। तो उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? हाँ सर। तो सर मैं भी शुरू में इग्नोर करता था डीआई को। मैं भी शुरू में इग्नोर कर रहा था, लेकिन फिर मतलब मुझे लगता है कि एक बार बच्चे बनाना शुरू कर दे तो फिर वो उसमें मजा आने लगता है। इनफैक्ट आपको एक नेचुरल क्यूरियोसिटी जाग जाती है कि ये फिर ये मतलब वो पजल जैसा लगता है, फिर वो कैसे बनेगा। आपको मॉक में आपसे नहीं भी बना तो आप बाद में इनफैक्ट सबसे पहले खोल के देखते हो उसको कि हाँ ये कैसे करेक्ट बनेगा, सबसे पहले इसको देखना चाहिए। एक बार आप समझने लगते हो उसको तो क्यूरियोसिटी जाग जाती है। सर जैसे आपने कहा कि एमसीक्यू सेक्शन में से सबसे पहले अटेम्प्ट करना, वो एक अच्छी स्ट्रेटेजी यूजुअली रहती है वो। और मैंने भी यही किया था एग्जाम में वैसे मैंने एग्जैक्टली वो नहीं किया था। मैंने क्या किया था कि मैं स्टार्ट करता हूँ 2-3 मतलब कुछ कुछ इजी इजी क्वेश्चन दिख रहे हो तो मैं बना लेता हूँ, फिर इधर थक जाता हूँ तो फिर इधर डीआई पे बट शिफ्ट यू कर जाता। मेक श्योर कि डीआई आप देख रहे हो, इट्स नॉट लाइक यू हाँ आखिरी में हाँ रह गए हो, हाँ दैट इज डेंजरस, हाँ, राइट? वो चीज नहीं करना है। तो लेकिन ये सब अगेन आप मॉक्स में गलती कर करके सीखते हो। और करेक्ट अब गलती करके सीखने का भी आपके पास टाइम है, तभी आप गलती करके सीखोगे। आप
नहीं तो फिर आपको अपने टीचर की बात मान लेनी चाहिए चुपचाप। मेरे पास टाइम था, मैंने 30+ मार्क दिए, तो फिर मेरे पास था कि मैं गलती करके सीख सकता वापस। एक शौर्य बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये भी लेता है कि कई लोग वीआरसी को कंप्लीटली इग्नोर कर देते हैं, मतलब वो वीआरसी इक्वल टू नॉर्मल स्कूल वाली इंग्लिश समझते हैं कि मैं इंग्लिश में बहुत अच्छा हूँ तो आई वुड बी एबल टू क्लियर द वीआरसी कट ऑफ। बट अगर अपन वीआरसी की कट ऑफ देखें तो 120s 115 110 आउट ऑफ 180 आई थिंक यू इट्स अ गुड नंबर राइट। इफ यू आर नॉट अप टू योर गेम आई थिंक आपकी कट ऑफ भी क्लियर होना काफी डिफिकल्ट है। और हम ये हर साल काफी सारे बच्चों के साथ देखते हैं कि दे आर नॉट एबल टू क्लियर द कट ऑफ ओनली ऑन वीआरसी। तो वीआरसी प्रिपरेशन के लिए क्या टिप्स दोगे कि क्या ध्यान रखना चाहिए उसमें? हाँ सर, तो सर बीएआईसी में मेरा मानना है कि सर सिग्निफिकेंस डिफरेंस है सब एग्जाम्स में, क्योंकि करेक्ट। मुझे लगता है कि इंदौर का जो बीएआईसी है वो बहुत ज्यादा रीडिंग स्किल्स पे बेस्ड है। पर बाकी एग्जाम्स का जो वीआईसी है वो थोड़ा डिफरेंट है, उसमें लोग ग्रामर भी बहुत टेस्ट करते हैं, करेक्ट। वोकैब भी टेस्ट करते हैं। जो इंदौर का आईसी है वो मुझे लगता है कि प्योरली कोई इंसान अगर बहुत रीडिंग किया है तो फिर उसका पार हो जाएगा। और इनफैक्ट मैं भी इसी में था, और इनफैक्ट मेरा बीएआईसी बहुत स्ट्रांग था। जैसे 142 मेरा इसमें भी आया, और करेक्ट। कोझिकोड का भी मेरा 97% आया एग्जाम में, सिर्फ बीएआईसी के कारण में, क्योंकि शायद मेरा 98 या 99% आई था कोझिकोड के बीएआईसी में। और मैथ्स में तो मेरा कम था, अच्छा 91 92 ऐसा था, खराब हो गया था मैथ्स, लेकिन स्टिल मुझे मतलब जो मेरी रैंक बनी है वो बीएआईसी के कारण ही बनी है। तो करेक्ट। लेकिन सर अब ये दूसरा चीज ये मेरा बीएससी के मेरा बीएससी था नेचुरली भी अच्छा था, और कि मैं बचपन से बुक्स न्यूज़पेपर्स और स्कूल में भी क्विजिंग डिबेटिंग ये सब करता था, तो उससे मुझे ऑनेस्टली बीआईसी में बहुत फायदा मिला, खासकर इंदौर के बीआईसी में, क्योंकि वो बहुत वो प्योरली इंग्लिश टेस्ट नहीं करता, वो आपकी समझने की क्षमता टेस्ट करता है कि थोड़ा आप रीजनिंग वाला टेक्स्ट पढ़ के एलिमेंट है कैसे समझ उसमें सकते राइट। हो। हाँ सर, तो करेक्ट। वो मुझे लगता है कि वो मेरा था ना, क्योंकि मैं 11 क्लास में भी मैंने इंदौर का एग्जाम जाके सेंटर में दिया था, तो वो मैंने फॉर्म भर के 11 क्लास में भी एग्जाम दिया था ताकि सेंटर का एक्सपीरियंस वगैरह ये सकूं। ओके ओके नाइस। तो उस समय भी मुझे इंग्लिश में 128 कुछ आ गए थे। ओके ओके दैट मीन्स यू वर नेचुरली गुड इन इंग्लिश एंड बट हाँ मॉक्स सर। दिए होंगे तो और रिफाइन हुआ होगा और बेटर होता गया हाँ होगा, सर, कंफर्ट आ गया होगा बिल्कुल थोड़ा और। सर। राइट। हाँ दैट्स सर, गुड। तो वीएआईसी में मेरे मार्क्स जंप हुए थे, आखिरी के 2 मंथ्स में जंप हुए थे, क्योंकि मैं अलग से इंग्लिश तो नहीं पढ़ा था, पर उसी के थ्रू मॉक्स के थ्रू बार मॉक्स के बार थ्रू। ये विजिट करना अपनी गलतियों को। नहीं तो 110 120 ऐसे आए थे उसके पाए तक, लेकिन जब फिर इधर पुश किया मैंने आखिरी 2 मंथ्स में, थोड़ा ध्यान भी दिया, क्योंकि क्या होता है सर, दूसरी गलती ये भी होती है ना कि बच्चे एनालाइज करते थे, कौन सा एनालाइज कर देते हैं, और ये एनालाइज नहीं करते हैं पूरा, राइट। तो वो भी गड़बड़ लॉट चीज ऑफ है। स्टूडेंट्स इग्नोर वीआरसी। यस सर। ओके। अब मुझे ये बताओ कि हाउ डिड यू लाइक रोधा आईपी मैथ सेशंस एंड पहले सेशंस के बारे में बताओ, फिर मैं तुम आई थिंक मॉक्स में भी थे तो मॉक्स के बारे में पूछूंगा, फिर तुम जीके पीआई में भी थे मैं उसके बारे में पूछूंगा। तो पहले तो सेशंस के बारे में बताओ, सेशंस में क्या अच्छा लगा, व्हाट डिड यू लाइक देम अबाउट देम द मोस्ट, कि हाँ सर ये चीज मुझे बहुत बढ़िया लगी। सर सेशंस में तो सबसे ज्यादा मुझे आप ही अच्छे लगे। मेरी पढ़ाई पढ़ाई मतलब भी चीजें अच्छी लगी होगी हाँ, तुम्हें। मैं बता रहा हूँ तो सर, मतलब ऑनेस्टली जितना मैंने आपको एक्सपीरियंस देखा ना सर, कि आपको मतलब पीवाईक्यूज आपके टिप्स पे याद थे आपको पीवाईक्यूज, और वो मैं राइट। मतलब बहुत टाइम से क्रेव कर रहा था, मुझे बहुत अपने प्रिपरेशन के एकदम एंड फेज में योधा आईपी मैट मिला, जिसे मैं थोड़ा रिग्रेट भी करता हूँ, अगर पहले नहीं होता तो मैं अभी सिंगल डिजिट रैंक आया होता इंदौर में। फिर तो आई थिंक तुम लेकिन एयर वन होते राइट। तो पॉसिबल था, ऐसा नहीं है। पॉसिबल था, तो बिल्कुल पॉसिबल था राइट। हाँ, तो जो मैंने आपने देखा कि सर आपको, आप जैसे बोलते हो कि आप इतने दिन से इंदौर पढ़ा रहे हो, तो वो आपके पढ़ाने के तरीके में दिख रहा था कि एकदम इंदौर स्पेसिफिक, मतलब जो भी अपना आईपी मैट स्पेसिफिक पढ़ाना अपना अकाउंट्स पे एकदम पता है, क्योंकि बहुत मैंने टीचर्स को ऑब्जर्व किया, सब डेविएट करते हैं इधर उधर, बहुत डेविएट करते हैं टीचर्स, तो ये चीज डिबेट था। करते हैं आई थिंक लोग इसे इक्वल टू कैट समझते हैं कि चलो हाँ जैसे हाँ कैट में पढ़ा रहे हैं वैसे ही पढ़ा देते हैं यहाँ पर भी। हाँ आई थिंक उससे उसकी एग्जाम की जो स्पेसिफिक नेचर है वो आप कैप्चर नहीं कर सकते बिकॉज हाँ सर, और कैट इज डिफरेंस टोटली है, वेरी जो डोमिनेटेड बाय क्वेश्चंस अरिथमेटिक देखेंगे आल्सो। आपको डिफरेंस दिख जाएगा, क्वेश्चन पीवाईक्यू एनालाइज करने से क्लोजली करेक्ट। डिफरेंस आपको समझ आएगा, अलजेब्रा के क्वेश्चंस में खास कर समझ आएगा, करेक्ट। अरिथमेटिक में उतना भय ना आए, कि अलजेब्रा में डिफरेंस आएगा समझ में, क्योंकि वो अलजेब्रा ऐसा फील होता है कि वो था इवेंट टू के कॉन्सेप्ट्स को उसमें ज्यादा टेस्ट कर दिया एंड बहुत सारे चैप्टर्स हैं जैसे मैट्रिसेस हैं, डिटर्मिनेंट्स हैं, है। बाइनोमियल थ्योरम है, दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ कैट, सो टोटली डिफरेंट, दोज आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम कैट आई वुड हाँ से। सर, तो उसके बाद सर सेशंस में मुझे एक एटीट्यूड मैंने उधर में ऑब्जर्व किया था
कि कभी भी कोई ऐसा डिफिकल्ट क्वेश्चन भी है या कोई ऐसा टॉपिक भी है जो बहुत ही निशी टेस्ट होता है, बहुत कम टेस्ट होता है, उसे भी हम लोग इग्नोर ही नहीं करते थे कभी योद्धा में, उसे भी अच्छा से कवर करना है। और सही बात है सर, वैसे देखा जाए तो आईपी मैट का सिलेबस कोई बहुत है नहीं, कोई चाहे तो 2 महीने में पूरा कवर कर सकता है अगर करेक्ट फुल टाइम दे तो। लेकिन जब हम उसे 1 साल का टाइम दे हैं फुल टाइम बैच में कवर करने के लिए, तब तो उसे वैसे कवर करना चाहिए कि कोई एक चीज भी ना छूट जाए, जितना टॉपिक्स आज तक कवर हुआ है और जिसके आने की भी प्रोबेबिलिटी है वो भी कवर कर लेना है। तो जिस डेप्थ में आप हम लोग योद्धा में कवर कर लेते, खासकर बूस्टर सेशंस में, और बूस्टर सेशन देख लिएगा जेई वाले बच्चे तो वो भी हड़क जाएंगे, वो बूस्टर सेशन का ऐसा जबरदस्त था। और ऐसा नहीं कि वो इररिलेवेंट हो जाए, ये भी नहीं करना है बूस्टर में कि अब राइट इररिलेवेंट ही हो जाए, तो एक दोनों बैलेंस मेंटेन करके बैलेंस चलना, बना के एक उस, चलना है। हाँ एक एक फन मैं भी तुझे है ना कि फैक्ट भी हाँ। बताता हूँ, अभी हमारे बिलीवर्स बैच जो इस साल वाले चल रहे हैं उसमें ज्योमेट्री के 15 लेक्चर्स ऑलरेडी हो चुके हैं। तो तुम इमेजिन हाँ कर सकते हो कि किस डेप्थ में जाके एक एक प्रॉपर्टी को मल्टी लेयर्ड क्वेश्चंस करना, होमवर्क देना, काफी सारी शीट्स हम करते हैं, आरडीपीज, आरएमएस। तो मेरे को लगता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि लास्ट में एक ऑटोमेटिकली आपके पास कॉन्फिडेंस आ जाए। बिकॉज अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे तो हर जगह अटकोगे फिर मॉक में, तो बहुत सारे बच्चे डीमोटिवेट भी हो जाते हैं कि अरे तो बहुत डिफिकल्ट है, पता नहीं क्या आ जाता है, कुछ नया आ गया। वो जो लेयर्ड क्वेश्चंस आते हैं ना इंदौर का, अगर इस बार तुम एमसीक्यू भी देखोगे, हाँ सर, लेवल ऑफ द एग्जाम वाज रियली हाई। 120 में से आई थिंक इवन टू स्कोर अ 60 वाज वेरी डिफिकल्ट, राइट? बिल्कुल सर। और जैसे वही क्वेश्चन अपना आया था, एक्स वाई इज इक्वल टू 2 to the power x। तो सर करेक्ट अब ये ऐसा क्वेश्चन था कि ये मतलब सॉल्व नहीं कर सकते, ये जिसने क्लास में पढ़ा है ये कॉन्सेप्ट वही बना करेक्ट सकता है। करेक्ट करेक्ट मैंने करेक्ट भी इसे सॉल्व करने की कोशिश की, और वो देखिए और गलत करके आ गया, और सिर्फ यही एक नेगेटिव हुआ मेरे एमसीक्यू में। करेक्ट करेक्ट। तो ये अब जैसे यही क्वेश्चन है, तो ये हम लोगों ने ग्राफ्स का कोई भी टीचर पढ़ाएगा तो ये क्वेश्चन ये कवर करेगा, ये मतलब ग्राफ्स की एकदम बेसिक चीज है, लेकिन स्टिल करेक्ट। बहुत बच्चों को ये चीज नहीं पता था। सो आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इन डेप्थ पढ़ाई करें और टॉपिक टेस्ट भी दें, उसको अच्छे से पहले टॉपिक को स्ट्रॉन्ग कर लें, सो हाँ दैट सर। जो ये जो लेयरिंग होती है, इंटर टॉपिक वाला प्ले होता है, इसमें थोड़ा कंफर्ट आ जाए। और कंफर्ट आ जाता है ना बच्चे को, तो आई थिंक वो घबराता नहीं है फिर, कि उसको लगता है कि नहीं यार हो जाएगा ये मेरे से। हाँ बिल्कुल, और उसके बाद वो भी होता है कि एटलीस्ट आप मॉक्स दो तो उसका सोल्यूशन देख के समझ सको, करेक्ट। वो तो आ जाएगा कम से कम, नहीं तो अब यस भी यस मॉक्स यस। दे सोल्यूशन ही नहीं समझ आएगा। सोल्यूशन समझ में नहीं आते थे, लाइक ये कॉन्सेप्ट तो कभी देखा ही नहीं, रिलेट ही नहीं हो रहा है, हाँ, तो राइट। तो उसके ये जो आपका ओरिजिनल कोर्स था वो एकदम एग्जॉस्टिव होना चाहिए कि सब कुछ कवर हुआ है करेक्ट। उसमें। अब मुझे रोधा आईपी मैट के मॉक्स के बारे में बताओ। आई थिंक मॉक्स के तुम बहुत बड़े फैन रहे हो, तुमने काफी तारीफ करी है मॉक्स की, सर बहुत बढ़िया थे मॉक्स। एंड मैं तुम्हारे मॉक्स के मार्क्स भी लिख के लाया हूँ एक एक, मैं आज बैठ के देख रहा था सारा एनालिसिस, सो दैट अपन उस पर थोड़ा डिस्कशन करें, जिससे कोई स्टूडेंट देख रहा है तो उसको पता चले तुमने कितने रोधा आईपी मैट के मॉक्स दिए, क्या स्कोर था और कैसे हेल्प हुई। तो थोड़ा मुझे डिटेल में बताओ कि मॉक्स के बारे यस में। सर। तो सर योधा तो जो आप देखे वो आखिरी 2 मंथ्स में मैंने दिया था, तो उसमें वो नहीं दिखेगा, अगर आप उसके पहले जिसमें राइट। प्लेटफॉर्म में दिया था, अगर आप वैसे देखोगे तो आपको एक सुंदर सा ऐसे ग्रेजुएट ग्राफ बनते हुए दिखेगा, अच्छा मॉक्स का ईटी स्कोर पारिक्स के बढ़ते हुए। ग्राफ बनेगा वहां पर, हाँ बहुत एक्सपोनेंशियल सुंदर सा फंक्शन, धीरे मतलब, धीरे 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 हाँ धीरे धीरे हाँ, शुरू में बहुत स्लो चलता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो नहीं बनेगा, पर मतलब तभी एक, क्योंकि एक्सपोनेंशियल नहीं बनेगा, क्योंकि पहले थोड़ा ज्यादा तेज समय उसके बाद में तो 200 से 220 तो कम इंक्रीज हुआ ना। अच्छा ओके, वैसे कह रहे 150 हो। से 200 तक तो ज्यादा इंक्रीज हुआ, 154 आया था मुझे इंदौर में एक्सपोनेंशियल ये को आई थिंक क्लास अपन में। कट कर दें, उसकी वो हाँ बहुत हाँ एक्सपोनेंट ना लें, बट हाँ शुरू में धीरे 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 फिर एक हाँ स्टेबल रेंज पे हाँ आप आ जाए ना 200। हाँ सर। तो वो चीज था मॉक्स में सर, जो बेस्ट चीज मुझे लगा, जो मुझे अभी तक ढंग का कहीं नहीं दिखा है, वो वीडियो सोल्यूशन था। और वीडियो सोल्यूशन में भी सर, क्योंकि आप ही कॉर्ड्स पढ़ाते हो और आप ही ने वीडियो सोल्यूशन बनाया है, तो करेक्ट। उससे क्या होता है सर कि जब जिस टीचर से आपने पूरा कॉर्ड्स का सिलेबस कवर किया है, जब वही टीचर आपको आके बोले कि बेटा हमने तो ये सिलेबस में क्लासेस में किया है तब भी तुमसे नहीं बन रहा है, तब फिर बच्चों को एक अंदर से फील भी और होता है कि हाँ मैंने क्लासेस ढंग से नहीं की उस समय। करेक्ट, आप रिलेट भी कर पाते हो कि अच्छा हाँ ये वाला हाँ कॉन्सेप्ट था, ये हमने वहां बिल्कुल पढ़ा सर, था, अच्छा हाँ वो ये ऐसे बहुत करते हैं। जरूरी है सर। उससे मतलब सच में उससे एक फीलिंग, मतलब ऐसे क्या होता है कि कोई अननोन सा कॉन्सेप्ट देख रहे हो तो फिर आप उसको इग्नोर कर देते हो कि हाँ ये तो पता ही करेक्ट। नहीं था, इसमें मेरी क्या गलती वाइब है। मैच होना बहुत जरूरी है, राइट? हाँ, है तो ना? वो चीज थी सर। उसके बाद मॉक्स में सेकंड या फिर उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे लगा कि जो सर आप बताते थे अपना कि गुड स्कोर और कट ऑफ, कि हर करेक्ट। मॉक्स का गुड स्कोर और कट ऑफ, तो उससे क्या था, यूजुअली इंडस्ट्री में क्या चाहता है कि वो लोग रैंक दिखा देंगे, ग्राफ दिखा देंगे उसका, वो भी बहुत एक मेजर मैथमेटिक्स है। चलती है।
हाँ, पर वो है कि उसमें हमेशा सैंपल बायस आएगा, क्योंकि आईपी मैट तो अब 30,000 बच्चे एग्जाम ही देते हैं। तो करेक्ट, जैसे जेई में हम लोग क्या बोलते हैं कि 5-6 हजार बच्चे दे तो आप उसके रैंक के हिसाब से थोड़ा जज कर सकते हो। करेक्ट, अब इसमें अब 1000 से भी कम सबसे जो फेमस प्लेटफॉर्म है उसमें भी 1000 से कम बच्चे एक मॉक दे रहे हैं, तो करेक्ट, उसमें तो हमेशा सैंपल बायस रहेगा। तो सैंपल वाइज, फिर उसमें आता है कि एक एक्सपीरियंस टीचर जब आके आपको बताए कि इस मॉक के हिसाब से ये डिफिकल्ट था, ये से, और वो भी मॉक ओवरऑल डिफिकल्ट इजी होता नहीं है, एक सेक्शन डिफिकल्टी इजी होता है। तो जब करेक्ट, आप सेक्शन वाइज आके बताते थे कि हाँ इसमें राउंड वन क्वेश्चंस इतने थे, ये तो आपको बनाना ही चाहिए था, इसमें मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से कट ऑफ इतना है, तो उसमें फिर बच्चा अपनी परफॉर्मेंस जज कर सकता है कि जैसे बच्चे की अगर मार्क्स नहीं बढ़े या फिर मार्क्स बढ़े हैं, तो जब टीचर आके बता रहा है कि नहीं बेटा घबराओ मत, ये मॉक ही डिफिकल्ट था, तो वो ओके, एक हैंड होल्डिंग सपोर्ट फी होता है सर। और मतलब उससे यही बच्चे खुद को इवैल्यूएट कर सकता है बच्चा कि हाँ मुझे राउंड वन क्वेश्चन था तो ये तो मुझे बनाना ही चाहिए था, और कट ऑफ यहाँ इतना हो सकता है तो मैं कट ऑफ के इतना ऊपर मुझे तो मार्क्स से आना है। तो वो एक बहुत अच्छा चीज है अगर दोनों वीडियो सॉल्यूशंस और जो सेव स्कोर कट ऑफ आप बताते हो। ओके, दैट्स नाइस। अच्छा, मैं तुम्हारे मॉक्स के मार्क्स भी डिस्कस करता हूँ। तो आई वाज लुकिंग एट सम मॉक्स, तो आई थिंक मॉक नंबर 5 में तुम्हारा 188 आया था, मॉक नंबर 6 में 199 था, इंदौर की बात कर रहा हूँ मैं फॉर द ऑडियंस। मॉक नंबर 7 में 214, मॉक नंबर 8 में 218, एंड देन एक बार मॉक नंबर 9 में आई थिंक 202, तो यू आर ऑलवेज अबव 200। तो वो मेरे को दिखा रहा आईपी मैट मॉक्स में। मॉक नंबर 10 में 207, मॉक नंबर 11 में 167 आया, थोड़ा डिप हुआ। तो इसको कैसे डील करते थे कि ऑब्वियसली हर स्टूडेंट के साथ होता है, मैंने भी जितने स्टूडेंट्स पढ़ाए हैं दे ऑलवेज फील कि सर कभी ना कभी बिगड़ गया एक बार पेपर या कुछ हो गया, तो वो जो लगता होगा तुम्हें कि अरे ये कैसे खराब हो गया, तो उसको कैसे कवर अप करते हो, या पर कैसा फील होता है हाँ जब? सर, इसमें डिस्क्लेमर पर बात तो ये कि ये सिर्फ आखिरी 2 मंथ्स में मैंने ये सारे राइट, मार्क्स दिए थे। तो राइट, 200 प्लस कोई मेरा हमेशा से नहीं आया था, हमेशा 11 के से आज नहीं के है। आईपी मैट मैंने दिया था वहां में 154 आए थे सिर्फ। तो करेक्ट, 154 से 221 गया है। हाँ सर, तो टू पाया बात है, 200 प्लस आने में खुशी तो बहुत होती थी अंदर से। जब खराब मौक होता है तो हाँ ये मतलब कॉमन चीज है, जितने भी सीरियस बच्चे हो तो खराब मौक आना वन ऑफ द वर्स्ट फीलिंग्स होता है। मतलब फिर दिन भर आपका मुंह बने जाएगा, अगर सुबह में दे दिया तो फिर दिन भर आप बहुत अपने पूरा प्रिपरेशन को जज करने लगते हैं, और ये मतलब सबके साथ होता है जितने भी है। और ये मतलब एक साइन है कि आप अपनी प्रिपरेशन को सीरियसली ले रहे हो। अगर करेक्ट, आपको खराब मार्क्स आने से खराब लग गया है, अच्छा मार्क्स आने से बहुत अच्छा फीलिंग आया है, मतलब कि आप उसको बहुत सीरियसली ले रहे हो, वो यही दिखाता है। तो अब खराब मार्क्स के साथ कैसे डील करना है, तो आपका एक दिन खराब लगेगा, लेकिन वही है कि और कहीं जा भी तो नहीं सकते हैं, ये नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, पढ़ाई करने तो आता है, ये नहीं करेंगे तो करेंगे क्या। राइट, तो ये मतलब एक चीज तुमने है। पॉजिटिव एटीट्यूड से लिया उसे, राइट, कि ठीक है करते हैं, कोई बात नहीं। हाँ कि चलो कुछ इंदौर नहीं होगा तो शिलोंग तो होगा, शिलोंग नहीं करेक्ट, होगा तो रांची तो होगा। तो वो है, बाकी फिर एक बार फिर आदमी पढ़ाई करता है, फिर अच्छा मौका है, लेकिन उस टाइम में ये था कि ठीक है अभी, क्योंकि इंदौर के एग्जाम में मुझे यही चीज अच्छी लगती है कि मतलब आपका 100% नहीं भी हुआ तो आपको 90-80 भी परसेंट आपने परफॉर्म किया तो तब भी आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। करेक्ट, बाकी एग्जाम्स में ऐसा नहीं है, क्योंकि मल्टीपल कॉलेजेस इसको प्राइवेट कॉलेजेस भी कुछ एक्सेप्ट करते हैं, तो वो चीज भी है, तो उतना घबराना नहीं है। एक खराब भी आ गया तो कोई नहीं, अपनी मेहनत करनी है। और ये एक आप बोल सकते हो कि सर अगर आप अपनी मेहनत के साथ अपना एक बेस लाइन आपको बनाना है कि आपको मिनिमम स्कोर भी जो जा रहा है, अगर आपका मिनिमम स्कोर भी 180 है, तो एक आपके मन में सिक्योरिटी है कि मुझे राइट, अमृतसर तो मिलेगा, कुछ तो करेक्ट। मिलेगा मुझे। दैट तो मीन्स वी एक डोंट उससे, हैव टू चेज सम ऑकवर्ड हाई स्कोर्स कि 250 लाना है या 300 लाना है। हाँ एज यू कैन सी कि इवन इफ यू आर गेटिंग 200, मैंने सारे मॉक्स के मार्क्स भी बताए शौर्य के, 200 क्रॉस कर रहा था कंफर्टेबली, तो एक अच्छा कॉन्फिडेंस है कि आईपी इंदौर में भी वहीं आसपास मे बी प्लस माइनस 5 10 15 मार्क्स वहीं आने वाला है, राइट। यू कैन क्लियरली सी इन द डेटा लास्ट में जो इसने मॉक्स दिए 2 महीने में, अगर 200 आई थिंक 18 214 207 दीज आर योर मॉक्स मार्क्स, एंड इंदौर चलिए में भी चलिए। I think you have got 221, right? यस Almost सर, same, उसी रेंज में आपके मार्क्स हैं, राइट? इनफैक्ट हाईएस्ट है 221, मुझे कोई मौक में नहीं आया था। राइट, राइट। थोड़ा मतलब उसका पीक बना दिया तुमने इंदौर में, दैट इज वेरी नाइस हाँ एक्चुअली। अब मुझे शौर्य लेट मी नो अबाउट द जीके पीआई कोर्स। जीके पीआई कोर्स में मतलब फिर कैसा क्या लगा, क्या एक्सपीरियंस रहा तुम्हारा? तो आई थिंक 3 स्टेज हो गई, बूस्टर हो गया, मॉक्स हो गया, अब जीके पीआई हो गया। तो जीके पीआई के बारे में थोड़ा सा बताओ कि कई बच्चे जैसे हम लोग बैचेस में क्या कर रहे हैं कि पीआई और जीके शुरू से ही पढ़ा रहे हैं थोड़ा थोड़ा, सो दैट बहुत ऑकवर्ड ना हो जाए बाद में, बच्चा ऐसा फील नहीं हो कि सर मुझे तो कम्युनिकेट करने ही नहीं आता, मैं तो बहुत घबरा रहा हूँ। So we are planning to start it
gradually, thoda, so that people are comfortable. So how important is PI in Indore and in other सर exams as well? पीआई का इम्पोर्टेंस तो सर मैं ही उसका एग्जांपल हूँ एक तरह से, क्योंकि जैसे मेरा जो 221 मार्क्स आया था तो रैंक प्रेडिक्टर इस पे मेरा रैंक 40s में आया था, लेकिन Correct. पीआई के बाद वो कूद के गया 11 पे। तो मतलब इतना, इनफैक्ट मैं बहुत बच्चों को देखे हूँ जिनका 240s में मार्क्स आया है और पर उनका रैंक मेरे से नीचे है, Correct. तो थोड़ा डिफरेंस तो बनता है। पर सर पीआई में मुझे लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो आपका एकेडमिक्स है। Academics. तो अगर कोई अभी प्रिपरेशन फेज में है और उसे इंटरव्यू की बहुत टेंशन हो रही है, तो फिर उसे वही है कि उसे अपने एकेडमिक्स पे, जब वो स्कूल में क्लासेस में पढ़ाई कर जाए तो उस समय उसे डाउट्स पूछना चाहिए कि, और उसे मतलब डेप्थ में पढ़ने की कोशिश करना चाहिए। और मतलब मैं तो हमेशा, मेरा एक बिलीफ है कि, और मेरे पापा ने भी मुझे ये सिखाया है कि जब पढ़ाई करो तो ऐसे पढ़ो कि वो टॉपिक किसी और को पढ़ा सको। Correct. तो अगर आप ये एटीट्यूड के साथ पढ़ोगे तो फिर आपको इंटरव्यू में उतना दिक्कत होगा नहीं। तो इंटरव्यू में आप, हाँ, आपके दिमाग में भी अगर एक बार कि ये टॉपिक इंटरव्यू में भी टेस्ट हो सकता है। और जैसे बहुत बार क्या होता है कि कुछ टॉपिक्स हमारे सिलेबस से कट हो जाते हैं, Correct. तो फिर बच्चे से इग्नोर नहीं पढ़ते, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि इंटरव्यूअर कोई सिलेबस देख के वहां नहीं आता है। Correct. तो आपको एक ओपन माइंड, एक क्यूरियस माइंडसेट रखना है अपने एकेडमिक्स, क्योंकि एकेडमिक्स से सबसे इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू में, ये बच्चे समझते नहीं है। और मतलब Especially इंटरव्यू in में कुछ Indore, और I ही would say. समझते हैं। Indore के interview हाँ में their बिल्कुल main सर। focus is academics, right? Yeah. हाँ बिल्कुल, जैसे मैंने अपने इंदौर के फॉर्म में इतने इतने सारे एक्स्ट्रा करिकुलर मेंशन किए थे, पूरा ऐसे वगैरह लिख के दिया था, जैसे देना था पीआई फॉर्म में। पूरा 10 का 10 मैंने एक्स्ट्रा करिकुलर मेंशन करके दिया था, कुछ उस पर डिस्कशन कुछ नहीं हुआ, काम नहीं कुछ भी आया. नहीं हुआ। मतलब काम नहीं हो सकता उन्होंने पढ़ा हो, कुछ उन पे Correct. इम्प्रेशन बना हो, No direct और उस पर questions. डिस्कशन। हाँ, Correct. तो सीधा आए उन्होंने इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया। तो लेकिन फिर उसे और दूसरा चीज मैं ये भी बोलूंगा सर कि इंटरव्यू अल्टीमेटली नॉलेज टेस्ट नहीं, पर्सनालिटी टेस्ट होता है। Personality test. अब Correct. जब उसमें अब आप बोलोगे कि एकेडमिक्स पूछता है, कैसे नॉलेज टेस्ट नहीं हुआ, तो सर मेरा ये मानना है कि नॉट नोइंग योर एकेडमिक्स इफेक्ट्स योर पर्सनालिटी। Correct. वो भी एक That's तरह की पर्सनालिटी को दिखाता है कि आपको अपने एकेडमिक्स ढंग से नहीं आते, तो वो एक तरह से नॉलेज नहीं, एक तरह से पर्सनालिटी दिखाया है। correct. मतलब उन्हें जिस टाइप के बच्चे चाहिए Basically कि वो checking your बच्चे को। attitude, how is your behavior indirectly. यस Yeah. सर, तो मुझे And भी एक और इंटरव्यू चीज में। I would like to highlight शौर्य PI में they don't expect you to know everything. अगर आप बिल्कुल 10 में सर। से 4-5 क्वेश्चन भी सही आंसर कर रहे हो, be presentable, be humble about it, express it well, and you're good to go. They don't expect कि तुम एल्बर्ट आइंस्टाइन रहोगे वहां पर 10 के 10 आंसर दोगे, सब परफेक्ट रहेगा. They don't expect that as well, right? हाँ सर, प्रोसेस में मैंने सर ये भी एक सीखा जो मैं शुरू में नहीं करना था, कि मैं जब तक मुझे एग्जैक्ट, शुरू में मैं क्या कहा था कि जब तक मुझे एग्जैक्ट आंसर नहीं आया था मैं नहीं बोल रहा था, जो कि गलती है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा है तो अगर आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं पता है तो तभी कोशिश करें कि आपको उसके बारे में जो भी पता है वो बता देना चाहिए, Correct. क्योंकि उसी तरह से कॉन्वर्जेशन आगे बढ़ता है। नहीं तो आप एकदम डेड मतलब एंड पे छोड़ don't दो कि आई डोंट chase नो। perfection. Perfection chase करने की जरूरत हाँ, नहीं है कि बिल्कुल एकदम हाँ, परफेक्ट मतलब आप एकदम बताओ. ब्लेटेंटली गलत नहीं बोलना है, वो Right. अलग चीज हो गया। आप बात घुमाना नहीं है और स्मार्ट बनने का कोशिश नहीं करना है ज्यादा, लेकिन आपको ऑनेस्टली जो उस टॉपिक के बारे में था कि सर आई डोंट नो दिस बट आई नो दिस 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 अबाउट दिस, तो ये चीज करना है। और सर हाँ, मेरे मेंटर्स ने भी मुझे ये बताया था कि आईएम के प्रोफेसर जो होते हैं वो इंटरव्यू में वो ऐसे बच्चे खोज रहे होते हैं जो एकदम क्लास में एक अच्छे स्टूडेंट की तरह है, और मतलब उन्हें जेन्युइनली सब्जेक्ट पढ़ने में इंटरेस्ट हो। जैसे कि Interest. बिजनेस का प्रोफेसर है, इकोनॉमिक्स का प्रोफेसर है, तो वो बच्चा मतलब क्लास में इंटरेस्ट लेके पढ़े। तो इंटरव्यू में भी आपको एक अच्छा गुड स्टूडेंट बन के दिखना है कि आपको पढ़ाई में जेन्युइनली इंटरेस्ट है, आप सिर्फ मार्क्स के लिए या आईआईएम टैग के लिए या सिर्फ प्लेसमेंट के लिए यहाँ पे नहीं हो, आपको जेन्युइनली बिजनेस में, इकोनॉमिक्स में और मैनेजमेंट में इंटरेस्ट है, वो इफेक्ट होना चाहिए इंटरव्यू में। ओके ओके, वेरी नाइस वेरी नाइस. शौर्य मुझे ये बताओ, अगर मैं अभी ड्रॉप के लिए सोच रहा हूँ तो मेरी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? हाउ शुड आई गो अबाउट इट? मेरे को मतलब अब स्टेक्स बहुत हाई हैं बिकॉज दिस इज माय ओनली चांस नाउ, मेरा पहला ड्रॉप है. तो आई कैन आइदर टेक पार्शियल ड्रॉप या मैं फुल ड्रॉपर भी बन सकता हूँ. बोथ आर ओके एज पर मी. बट आईपी मैट को प्रायोरिटी कैसे करना चाहिए, और थोड़ा अपना टिप्स दो अभी से कि अगर कोई ड्रॉपर है या पार्शियल ड्रॉपर है तो उसको कैसे जाना चाहिए. आई विल आस्क यू फॉर ईच कैटेगरी, राइट? हाँ सर, तो सर ड्रॉपर में डिपेंड्स अपॉन कि आपने प्रिपरेशन पिछले एग्जाम में कितनी की थी, तो आप स्टार्ट कहाँ से कर रहे हो वो करेक्ट. बहुत डिपेंड करता है। अगर आपने
कुछ खास प्रिपरेशन नहीं की थी, तब तो फिर सिंपल है, तब तो आपको नॉर्मल जैसे नॉर्मल बच्चे पढ़ते हैं आपको वैसे ही पढ़ना है, शुरू से सब पूरा सिलेबस कवर करना है। अगर नहीं भी, अगर आपने पूरा सिलेबस ढंग से कर लिया है तो अब आपको मन नहीं लगेगा वापस से पढ़ने में, तो वो एक प्रॉब्लमेटिक चीज है। इसमें तो ये मैं तुम्हें तो नहीं लगता कि कुछ अगर कुछ सिस्टमैटिक अगर आप कुछ अगर बैच लेते हो कुछ सिस्टमैटिक होता है तो थोड़ा डिसिप्लिन ऑटोमेटिकली वो टेकन केयर ऑफ हो जाता है कि आप एक मेंटोर से टच में हो, बार बार बात करोगे, अच्छा ये क्लास हुई। बिकॉज दो प्रॉब्लम आती है देखो ड्रॉपर्स के साथ जो मैंने देखा है। एक तो ये है कि उनको ऐसे ड्रॉपर्स हैं जिनको पता ही नहीं है, इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। तो आई थिंक दे वुड हैव टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, या बहुत बेसिक पता है, कोई क्रैश कोर्स करा था पहले, ज्यादा आइडिया नहीं है। तो आई वुड उनको तो हम यही बोलते हैं कि आप बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करो। और किसी ने दिया है तो कई लोगों के साथ ओवरडू की भी प्रॉब्लम आती है, वो कंसिस्टेंसी नहीं ला पाते उस वाले फेज में कि वो दोबारा से पढ़ें, दोबारा से ग्राइंड करें, क्योंकि मेहनत तो करनी पड़ेगी। इट्स नॉट लाइक कि आप कुछ जादू हो जाएगा इस बार, आप बिना कुछ करे कर लोगे। तो इसमें दोनों के हिसाब से क्या आप कहना चाहोगे? हाँ सर, तो सर ड्रॉप, मैंने बहुत केसेस देखे हैं कि ड्रॉप में मार्क्स ड्रॉप भी होते हुए देखे हैं, बहुत केसेस देखे हैं सर, मार्क्स ड्रॉप लेके मार्क्स ड्रॉप हो गया, बहुत मेजर नहीं, माइन्यूट ड्रॉप हो गया। राइट। तो ये तो सर होता है क्योंकि मुझे इसका रीजन है कि ये भी हो सकता है कि सर बहुत प्रेशर होता है जब ड्रॉप के बाद बच्चा एग्जाम दे आए, और प्रेशर इज द वर्स्ट थिंग दैट कैन हैपन इन योर करेक्ट। एग्जाम, प्रेशर से तो बहुत ही गड़बड़ हो सकती है। और प्रिपरेशन की जहां तक बात है सर, जैसे आपने कहा सर कि कोचिंग से क्या होता है सर, जैसे आप पूछे थे कि खराब मार्क्स से कैसे डील करना है, तो कोचिंग यही में आता है कि भाई आपका मॉक खराब भी चल गया पर आपकी कोचिंग की क्लास है तो वो तो आपको करनी ही है, उसको नहीं मिस करना भाई, आई क्लास है तो मूड अच्छा है खराब है जो है, घर में शादी है, क्लास नहीं मिस करना है, क्लास का तो उससे कंसिस्टेंसी बनती है। और दूसरी बात ये भी है कि सर जब आप ड्रॉप ले हो तो मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि आप स्कूल तो जा नहीं हो, आप जो फुल ड्रॉपर है वो फुल टाइम घर पे है, तो फिर उसको तो यार इतिहास ही कहना चाहिए, क्योंकि उसको तो कोशिश करना चाहिए कि वो अपना करेक्ट। इंटरेक्शन लोगों के साथ बढ़ा सके। तो क्योंकि अब वो दिन भर घर में वो अकेले पढ़ाई गई है तो फिर मतलब कुछ बच्चे मेजॉरिटी बच्चों को दिक्कत हुई, क्योंकि इंसान ऐसा, इंसान की सोशलाइजेशन नीड्स होती है। तो अगर वो लाइव क्लास में आएगा, टीचर से भी कुछ हाय हेलो करेगा, शुरू में 5 मिनट पहले आएगा क्लास में, थोड़ा हाय हेलो करो टीचर से, जो अब मतलब लेकिन अब आप उसमें वो सोचोगे कि मैं कुछ और करने लग जाऊँ सोशलाइजेशन के लिए, पार्टी करने लग जाऊँ, तब वो भी गड़बड़ है, फिर उधर डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा। आपको करेक्ट। पढ़ाई का जैसे सर मैं क्या करता था अपने प्रिपरेशन टाइम में कि आखिरी 4-5 मंथ्स में मैं स्कूल भी जाना बहुत कम कर दिया था। और मैं ऐसे बहुत ऐसे सोशली एक्टिव बच्चा रहा हूँ, तो घर में बैठ के पढ़ाई करने से लगता था कि हाँ सब बाहर जाना है, लोगों से बात करनी। राइट। राइट। मुझे ये बताओ, अगर आप 12th क्लास में हो तो बोर्ड्स और आईपी मैट मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है बहुत सारे बच्चों के साथ। तो उसमें क्या एडवाइस दोगे? हाँ सर, तो सर इसमें तो पहला बात आपको एक चूज करना पड़ेगा कि मुझे किस चीज पे फोकस करना है। बोर्ड्स की नहीं बात कर रहा हूँ, खासकर कॉमर्स के बच्चों को मैंने देखा है कि वो सोचते मैं आईपी मैट भी कर लूंगा, मैं सीयूईटी भी कर लूंगा, मैं सीए फाउंडेशन भी कर लूंगा, मैं कैट भी कर लूंगा, और वो राइट। डिसाइड नहीं कर पाते हैं। और सर बच्चों की भी पूरी गलती नहीं है, थोड़ा डिफिकल्ट है बहुत डिसीजन लेना उस एज में, करेक्ट। क्योंकि अब इसका कोई डेफिनेट आंसर तो है नहीं। अब मैं आपसे पूछूंगा एसआईसीसी वर्सेस आईआईएम, तो इसका कोई डेफिनेट तो आंसर है नहीं, ये बच्चे पे डिपेंड करता है कि उसकी कैसी पर्सनल चॉइस है। पर्सनैलिटी है, उसे क्या चाहिए। तो अब इस चीज में कि ना आप फंसे आओगे, आप बैठ के फिर यही सर्च करिए पूरा टाइम। अब बहुत बच्चों को मैंने देखा प्रिपरेशन शुरू कर दी, इन्हें कैट में भी देखा, आईपी मैट में देखा, फिर बाद में याद आएगा फीस बहुत ज्यादा है, अब मैं नहीं जाऊंगा। तो ये तो भाई पहले सोचना चाहिए था प्रिपरेशन, एक बार जब ठान लिया है कि जब नहीं मुझे करना है आईपी मैट, तब का ये पहली बात तो ये है कि क्लैरिटी होना चाहिए कि आईपी मैट कहना है तो आईपी मैट ही कहना, फिर एकदम देखना भी नहीं है इधर उधर कि कैट भी दे देते हैं और सीए फाउंडेशन भी दे देते, मतलब वो कहते हैं जीनियस बच्चे कहते हैं, आपको लगता है कि आप बहुत जीनियस हो तो फिर कर लो, लेकिन वो मेजोरिटी बच्चे वो चीजें अफोर्ड नहीं कर सकते। एक बहुत टफ एग्जाम है आईपी मैट, 30,000 बच्चे देते हैं, पर बहुत हाई क्वालिटी के बच्चे देते हैं आईपी मैट, अच्छे घर से आने वाले पढ़ने वाले बच्चे ही देते हैं, क्योंकि पता ही नहीं है बाकी बच्चों को। तो ये तो चीज है। वी और कैन से कि बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि आप मिनिमल टारगेट्स रखो, बट हाँ अगर आप हाँ बोर्ड्स और आईपी मैट रख रहे हो या बोर्ड्स और सीयूईटी रख रहे हो तो इस तरह की चीज आप आराम से मैनेज कर सकते हो अगर हाँ डिसिप्लिन और बिल्कुल। कंसिस्टेंसी रखोगे तो। हाँ सर बोर्ड्स असल में प्रॉब्लम क्या है कि होता क्या है कि बच्चे स्कूल तो जाते हैं और स्कूल में पूरा एनवायरनमेंट बना हुआ है कि आपको बोर्ड्स के लिए पढ़ने पे किया जाए, अब वो आईपी मैट के लिए तो है नहीं। जेई के लिए भी है, जेई के बच्चे कोचिंग जाते हैं, उन्हें उस टाइप का माहौल मिल जाता है, बाकी कॉम्पिटेटिव घर से भी मिल जाता है। अब आईपी मैट आपके ये टेस्ट भी नहीं जानते हैं, हम्म। बोर्ड्स के पास आपके ये टेस्ट भी फोन करेंगे कि हाँ बेटा कैसा चल रहा है, बोर्ड एग्जाम है, हम्म। ये है वो है, तो एक माहौल वहाँ बन जाता है।
तो उससे क्या होता है कि आप बोर्ड्स के प्रति थोड़ा ज्यादा इंक्लाइन होने लग सकते हो और आईपी मैट के छोड़ने लग सकते हो। तो ये चीज लेकिन सर मेरे दिमाग में हमेशा से था कि मैं ये आईपी मैट बोर्ड्स के ऊपर आता है, मैं बोर्ड्स में ऑल इंडिया रैंक 1 ले आऊंगा, मुझे कोई कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा। और तो आईपी मैट में ये पहले आता है। तो वो चीज में प्रायोरिटी एक आपको सेट करनी पड़ेगी और उस प्रायोरिटी के हिसाब से आपको टाइम देना। अब आप बोलते हो कि मुझे आईपी मैट निकालना है लेकिन आपका मेजोरिटी टाइम आपका बोर्ड्स की पढ़ाई में जा रहा है, तो वो आपको मैनेज करना होगा। सर करेक्ट बोर्ड्स ऐसी चीज है, मुझे लगता है कि वो उसको जितना टाइम देंगे वो उतना टाइम खाएगा। करेक्ट तो करेक्ट आई थिंक कि 90 जो मतलब 90 तक आना आसान है सर, कि 95 के ऊपर मार्क्स आने की फिर उसमें बहुत मेहनत लगता है। करेक्ट तो आई थिंक उधर उतना टाइम वेस्ट करना उतना यूजफुल नहीं है। इनफैक्ट आई थिंक अगर आपको 95 तक मार्क्स आ आपका अच्छा आ गया है तो फिर उसके एक्स्ट्रा टाइम फिर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ही देना चाहिए। करेक्ट। और शौर्य, अब आजकल कई बच्चे 11th में भी स्टार्ट कर देते हैं, तो व्हाट वी सजेस्ट, आई सजेस्ट दिस कि अगर आपको क्लियर है कि मुझे आईपी मैट देना है, तो वी स्ट्रांगली सजेस्ट कि 11 में आप एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लो एंड 12th में फिर यू कैन बी मोर रिलैक्स कि आप मॉक्स वगैरह दे सकते हो, रिवीजन कर सकते हो, टेस्टिंग वाला फेज थोड़ा ज्यादा कर सकते हो और थोड़ा इनहेंस कर सकते हो लेवल को, क्योंकि बहुत सारे बच्चे किसी एक सब्जेक्ट में वीक हैं तो एक कंफर्ट आने में 6-8 महीने लग जाता है। सो हाउ डू यू थिंक अबाउट दैट स्ट्रैटेजी? आजकल काफी बच्चे ऐसा कर रहे हैं जो क्लियर होते हैं कि हमें यही करना है, राइट? सर मैं भी ऑनेस्टली इसी कैटेगरी से आता हूँ। मैंने भी जस्ट क्लास 10 में बोर्ड्स खत्म हुए थे और मैंने जस्ट 4-5 दिन बाद ही ऑफलाइन कोचिंग में इनरोल करवा लिया करेक्ट था। तो मैं भी 11 से प्रेप कर जाऊँ, पर जैसा कि मैंने बताया मुझे मैं ऑफलाइन कोचिंग उतना अच्छा था नहीं, तो मुझे उधर से उतना गाइडेंस मिला नहीं। तो मैंने 2 साल में बहुत गलतियां की और बहुत उनसे सीखा। ऐसे मैं 11 में क्या कर रहा था कि उस समय मैं कोचिंग में तो यही किया था ऑफ ऑनलाइन, उधर उतना ऑफलाइन, तो उधर उतना कुछ समझ आता नहीं था, तो यूट्यूब से पढ़ना शुरू किया। अब यूट्यूब से पढ़ना शुरू किया तो किसी ने बताया नहीं कि लेक्चर देखने के बाद क्वेश्चन भी लगाने पड़ते हैं। तो बहुत उधर में बहुत टाइम वेस्ट किया सर मैंने, बहुत पेज एमबी देख लिया, अच्छे से ही देखता था लेकिन उसके बाद क्वेश्चन लगाए नहीं और करेक्ट रिवीजन भी नहीं किया। तो 11 के आसपास स्टार्टिंग में पढ़ा तो 4-5 महीने बाद तो पूरा ब्लैंक हो गया क्योंकि क्वेश्चन से लगाए नहीं। तो वो चीज है। लेकिन अगर आप अच्छे कोर्स में इन्वॉल्व हो अच्छे से कर और रहे हो तो आई खासकर थिंक दैट अगर, इज अ गुड आइडिया, राइट? इफ नहीं यू हैव आइडिया तो अच्छा स्ट्रक्चर है, मैं फ्रॉम तो 11th। बताया मैं 11th में किया हूँ, उसमें वो है कि अगर आपका जो टीचर है वो आपको उस हिसाब से पाया कि आप 11th में हो अभी, तब तो वो आपके ये वंडर्स कर सकता है। आप किसी टॉपिक को कितना ज्यादा डेप्थ में कवर कर सकते हो। करेक्ट। ज्योमेट्री के आप एक्सपर्ट बन जाओ, पीआर और पीआर लेवल की ज्योमेट्री पर जाओ। यस यस यस, एग्जैक्टली स्पेशली जो एग्जैक्टली। नॉन मैथ स्टूडेंट है उनके लिए तो बहुत ही वंडर्स कर सकता है। अगर आप ये क्योंकि उनको तो टाइम अच्छा मिल बहुत जाता है मुश्किल है आपको। 12th में करेंगे तो हाँ, मतलब फिर तो आप एक तरह से आप सेम ही लेवल पे हो ना, क्योंकि जो 10th में नॉर्मल बच्चे ने भी मैथ्स खत्म की और 11 वाले और जो नॉन मैथ्स वाले उन्होंने भी वही खत्म किए, तो दोनों तो साथ ही में स्टार्ट कर दिया है। तो आप तो आपके पास कोई एक्सक्यूज है नहीं, वो बस एक्स्ट्रा स्कूल में पढ़ रहा है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो शौर्य, एक अब जस्ट टू रैप इट ऑफ, एक रैपिड फायर राउंड करते हैं, तो कोशिश करना जल्दी जल्दी आंसर्स देने की। आई विल आस्क यू सम क्वेश्चंस, राइट? सो फर्स्ट क्वेश्चन इज क्वांट्स और वीआरसी? क्वांट्स और वीआईसी? सर क्वांट्स। ओके। सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट इज योर फेवरेट क्वांट्स टॉपिक? फेवरेट क्वांट्स टॉपिक? तो सीक्वेंस एंड सीरीज। Oh, interesting. So you like algebra, right? So next question is one word to describe your IPMAT journey. One word to describe your IPMAT journey. I think uh, expansion. Nice. One word about Rodha IPMAT. Uh, the best in the market. Are you a late night person or an early morning person in terms of studies? Eight nights. Okay. What is your one hobby that you can do all the time? One hobby I can do all the time. I think, uh, honestly, reading about new things. Okay. Mocks, just mocks or mocks with video solutions? Mocks with video solutions, obviously. ओके ओके ओके। सो थैंक यू शौर्य वेरी मच, एंड आई थिंक मुझे काफ़ी मज़ा आया बीइंग योर मेंटर और तुमसे कनेक्ट करने के लिए। ओवर द इयर्स आई हैव ऑलवेज फेल्ट कि जो बच्चे अच्छा करते हैं, आई थिंक ऑलराउंड उनकी पर्सनैलिटी में वो झलकता है, बीइंग पॉजिटिव अबाउट इट, बीइंग वेरी हम्बल, बीइंग वेरी रेडी टू एक्नॉलेज एनी मिस्टेक, एंड आई थिंक एक पर्सनैलिटी भी उनकी उस तरीके से हो जाती है कि यू कैन फील इट कि हाँ यार, इस बच्चे का होना ही चाहिए था। इवन बीइंग एज अ मेंटर मैं ये फील कर लेता हूँ जब काफी बच्चों से बात करते हैं कि इसका होना चाहिए, ही डिजर्व दैट।
एंड आई थिंक यू आर वन ऑफ दो स्टूडेंट, जब भी मैंने तुमसे बात करी है या अपनी बात हुई है तो मुझे हमेशा ये लगा है कि नहीं, ही इज़ वेरी वेरी डेडिकेटेड एंड वेरी वेरी शार्प एज वेल, इंटेलिजेंट, और बहुत वेल डिजर्व्ड रैंक थी तुम्हारी. सो वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस फ्रॉम रोदा IPMAT एंड विश यू ऑल द बेस्ट एंड बी कनेक्टेड विद अस फॉर एवर. एंड ऐसे ही मिलते रहेंगे और आगे भी कुछ पॉडकास्ट करेंगे अगर टाइम मिलेगा तो, आई गेस. श्योर सर. थैंक यू, श्योर.